नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो गए। अब बारी है झारखंड और महाराष्ट्र की। झारखंड में चुनाव का खेला बेहद दिलचस्प है। एक ओर हेमंत बिश्व शर्मा है, दूसरी ओर हेमंत सोरेन है। एक ओर शिवराज सिंह चौहान है, तो दूसरी ओर कल्पना सोरेन है। कहा जा रहा है कि ये महारथियों का टक्कर है। लेकिन झारखंड में जमीन पर क्या हो रहा है, उसे समझने के लिए हम बात करेंगे आज झारखंड के बारे में। और हमारे साथ झारखंड की राजनीति के जानकार, वहां के स्थानीय पत्रकार, कई बड़े बड़े अखबारों में अपनी सेवाएं दे चुके, हिंदुस्तान हो, दूसरे बड़े अखबार हो, आनंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पंकज जी। आनंद जी, पहला सवाल तो यही लोग जानना चाहते हैं जो झारखंड के बाहर के हैं, झारखंड में चल क्या रहा है? जी रघुवर दास वगैरह वापस आ रहे हैं क्या? सुन रहे हैं कि राज्यपाल से इस्तीफा देंगे और लड़ेंगे। किस तरह की चर्चा है वहां? देखिए, चर्चाएं ये बहुत लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, रघुवर दास की वापसी फिलहाल नहीं हो रही है। और ये भले हो सकता है कि उनके किसी पसंद के व्यक्ति को, जहां से वे चुनाव जीतते रहे, 5 बार उन्होंने चुनाव जीता जमशेदपुर पूर्वी की सीट, वहां से उनकी पसंद का कोई उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन न तो रघुवर दास और न उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है। लेकिन बीच-बीच में ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, ये चर्चा में रहने के लिए भी हो सकता है, या फिर दुश्मन को थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए, विरोधी को थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए भी एक चाल हो सकती है। लेकिन रघुवर दास की वापसी मुझे नहीं लगता कि होने जा रही है। एक और चर्चा है झारखंड के बारे में जो सुनने में आ रहा है, वो ये है कि हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को काफी तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। और उस प्रमोट करने के चक्कर में झामुमो के दूसरे सारे नेता पीछे रह गए हैं। ये सच है क्या कि आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिर्फ दो ही चेहरे दिख रहे हैं, हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन? बाकी सारे गौण हैं। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से हाशिए पर चला गया है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन जी के नाम से, गुरु जी के नाम से जाना जाता रहा है। तो एक समय पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा वही हुआ करते थे, और आज भी भले वे सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान है और सिंबल के नाम पर पहचान है। लेकिन जहां तक अभी की बात है, तो निश्चित रूप से कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा चेहरा, और यूं कहे कि दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन एकमात्र नेता अभी थे, और जब तक वे थे तब तक कुछ और चेहरे भी थे जो दिख जाते थे अलग अलग इलाकों में। जैसे कोल्हान में चंपई सोरेन सबसे बड़े और सबसे निर्विवाद नेता थे। संथाल परगना में हेमंत सोरेन खुद थे, लेकिन फिर भी स्टीफन मरांडी जैसे नेता थे जो बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि इस पूरी पार्टी पर, और चुनाव जो अभी सामने आ रहा है उसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही नजर आ रही हैं। और जिस तरह से उनको अभी मैया सम्मान यात्रा पर निकाला गया है, वो आप देखिए कि कार्यक्रम तो बिल्कुल चुनावी है, पार्टी का है, लेकिन वे अपने साथ 2 मंत्रियों को लेकर चलती हैं। एक तो दीपिका पांडे सिंह है जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, और दूसरी बेबी देवी है जो टाइगर जगन्नाथ महतो जो अब दिवंगत हो गए, उनकी पत्नी है, मंत्री हैं। तो ये एक तरह से सरकारी खर्चे पर चुनावी यात्रा चल रही है। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि वो बिल्कुल सही बात है कि अब 2 ही चेहरे पार्टी में हैं, और कल्पना सोरेन एक तरह से हेमंत सोरेन के बिल्कुल समानांतर, बिल्कुल पैरेलल खड़ी हो गई। दूसरी ओर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 2 सालों में कुछ बड़े आदिवासी नेताओं की एंट्री हुई है। बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय कर इसमें आए हैं, आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंपई सोरेन आए हैं, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा आई हैं। इन बड़े आदिवासी चेहरों के आने से, सीता सोरेन आई हैं जो कि शिबू सोरेन की बहू हैं, इन सब के आने से जमीन पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? आप झारखंड में हैं, जमशेदपुर में हैं, आपको कुछ लगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो हमको इसका असर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इसका असर दिखेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव छोटे स्तर पर होता है, और जो दायरा होता है सीमित होता है। तो व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत संपर्क बहुत काम करती है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, और खास करके 2014 के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर वोट पड़ते हैं। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता। तो झारखंड में जो बीजेपी ने प्रयास किया है, वो प्रयास का असर
थोड़ा थोड़ा अब दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इन सब चीजों का असर दिखेगा, क्योंकि जितने नाम आपने बताए वो बड़े चेहरे रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में उनका व्यापक प्रभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आधार वोट बैंक है झारखंड में, और पहले आदिवासी इलाकों में बीजेपी को सफलता भी मिलती रही है। कुछ कारणों से 2019 के चुनाव में भाजपा सफल नहीं रह पाई थी, उसके बहुत सारे कारण थे। उसमें कुछ कारण थे कि कुछ सरकार, पिछली सरकार की जो नीतियां थी, जो आदिवासियों को लगा कि उनके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए भी आदिवासी थोड़े विरोध में हुए थे। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे-धीरे आदिवासियों का गुस्सा, उनका संतोष धीरे-धीरे कम हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो बड़े आदिवासी चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। और पिछली बार 28 आदिवासी सीटों में सिर्फ भाजपा 2 सीटें जीत पाई थी। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आंकड़ा बढ़ेगा और अच्छे नंबरों तक पहुंचेगा। अच्छा, एक जी। और चीज जानना चाहते हैं कि ये हिमंता विश्व शर्मा का क्या वहां रोल है, और सुन रहा हूं कि उनके आने से बहुत कुछ माहौल बदला है। सचमुच हिमंता विश्व शर्मा का कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? और ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरह का इम्पैक्ट है? उनकी क्या भूमिका है झारखंड के चुनाव में? देखिए, उन्होंने झारखंड के जो शांत पड़े हुए जो चाय के प्याले में बिल्कुल तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। उनके आने से पहले यह नैरेटिव बन चुका था कि इंडिया अलायंस लीड पर है। लोकसभा चुनाव के परिणाम ये बता रहे थे कि भाजपा बिल्कुल टूटी पड़ी है, बिखरी है। और बीजेपी में यहाँ प्रदेश स्तर पर जिस तरह की चीजें चल रही थी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। कुछ नेता ज्यादा हावी हो रहे थे, मनमाने फैसले लागू करा रहे थे। कुछ नेता असंतुष्ट होकर किनारे हो गए थे। कार्यकर्ताओं में बिल्कुल हताशा जैसा माहौल था। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा ने आकर एक-एक कड़ी को जोड़ा है। उन्होंने तो विपक्ष को तो दायरे में लिया ही, टारगेट पर लिया, हमले बोले, तीखे हमले बोले, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट लेवल से लेकर और केंद्र के स्तर पर जो कड़ी उन्होंने बनाई, जिसकी सबसे बड़े सूत्रधार वो रहे। चाहे वो लोकल लेवल पर जाकर छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलना हो, हाशिए पर पड़े नेताओं को, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनको जोड़ना हो। इन सब सारी चीज़ों को करते हुए एक-एक सीटों का उन्होंने हालचाल लिया, कहाँ कमज़ोर है, कहाँ मजबूती है। इन सब चीज़ों पर उन्होंने जितनी मेहनत की है, वो मुझे नहीं लगता, अगर उतनी मेहनत झारखंड भाजपा के लोग पहले से कर रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि हिमंता विश्व शर्मा की ज़रूरत पड़ती। लेकिन उन्होंने जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से और जिस मनोयोग से जो भारतीय जनता पार्टी को रिवाइवल के एक स्टेज में लाकर खड़ा कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिल्कुल लग रहा है कि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के सामने अब 20 पड़ती हुई दिखाई दे रही। चलिए, ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में क्या होगा? कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? जी, क्योंकि हर चीज़ें किसी की देखिए, चीज़ें दिलचस्पी बहुत यही है। तेज़ी से बदल रही हैं। जी। मैं ये कह रहा हूं, हर कोई ये जानना चाहता है कि झारखंड में कौन जीतेगा, क्या होने वाला है। आप झारखंड में है, बता दीजिए लोगों को। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया अलायंस आगे दिखाई दे रहा था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और अब जैसा हम लोग देखते हैं कि 400 मीटर रेस में या 800 मीटर रेस में कुछ धावक होते हैं जो स्ट्रेटजी के तहत कुछ दूर तक पीछे चलते हैं, लेकिन जैसे फिनिशिंग लाइन आती है, वो अचानक से गति बढ़ाते हैं और उसके बाद वो फिनिश कर जाते हैं। तो उसी तरह से भाजपा की स्ट्रैटेजी अभी चल रही है। जिस स्तर पर काम हो रहा है, जिस स्तर पर होमवर्क हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर सीटों का बँटवारा सही ढंग से हो गया और भाजपा ने सही जगह पर सही उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो इस बार भाजपा एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। क्योंकि अलायंस को अगर सही सीटें मिल गई और बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार अगर उसने सही और योग्य उम्मीदवार दे दिए, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से इस चुनाव में सत्ता में नहीं आने जा रही। अभी की जो स्थिति है, वो बिल्कुल बराबरी की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकलती हुई दिखाई देगी। चलिए, तो आनंद जी को लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चांसेस बहुत बेहतर हैं, बशर्ते उम्मीदवारों का सही चयन हो। देखना यह है कि क्या जी। होता है, क्योंकि जो जानकारी है, लिस्ट बस 2-4 दिन में आने वाली है। जो पहली सूची है उसमें उसी से पता चल जाए कि किस तरह के उम्मीदवार आने वाले हैं। झारखंड को लेकर हम जब तक विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तब तक सीरीज इस तरह करते रहेंगे।
कोशिश करें कि हर दिन एक एपिसोड इस तरह करते रहें झारखंड के अलग अलग मुद्दों पर। आज बिल्कुल राजनीति थी, कल किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत होगी, कभी घुसपैठ पर बातचीत होगी, कभी बांग्लादेशी रोहिंग्या पर होगी, अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कभी अलग से बातचीत करेंगे, कांग्रेस पर करेंगे, भाजपा पर करेंगे। तो ये सीरीज एनएमएफ न्यूज पे चलती रहेगी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।